उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। प्राणी उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों के साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल हैं। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविष टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आविष है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिल मछलियाँ, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के होते हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम गिल्स की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी अमोनोटेलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविष नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियाँ मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्संदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों की आधात्री मैट्रिक्स में अपेक्षित प्रासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकी में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। अधिवृक्कक प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएँ, प्लेटीहेल्मिन्थेज, चपटे क्रीम जैसे प्लेनेरिया, रोटीफर कुछ एनेलिड, सेफेलोकार्डेट, एम्फियाक्सस आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। अधिवृक्कक प्राथमिक रूप से आयनों व दरों के आयतन नियमन जैसे प्रासरण नियमन से संबंधित हैं। केंचुआ व अन्य एनेलिड्स में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्कक पाए जाते हैं। वृक्कक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा दरों और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचट्टों, काकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपीघी नलिकाएँ पाई जाती हैं। मैलपीघी नलिकाएँ नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और प्रासरण नियमन में मदद करती हैं। झींगा प्राण जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिका ग्रंथियाँ, एटिन लग्नाइड या हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जन का कार्य करती हैं। अब हम मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका,
एक शुक्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई लगभग 10-12 सेमी और चौड़ाई लगभग 5-7 सेमी और मोटाई लगभग 2-3 सेमी तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल काकेव सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्रनल का रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार का रचना होता है जिसे वृक्कीय श्रोण पेल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों प्रोजेक्शन को चषक कैलिक्स कहते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में 2 भाग होते हैं, बाहरी बलकुट कार्टेक्स और भीतरी मध्यांश मेडुला। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड मध्यांश पिरामिड में बटा होता है जो कि चषकों में फैले रहते हैं। बलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें वर्तीनी स्तंभ कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु नेफ्रॉन पाई जाती है जो क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं जिन्हें गुच्छ ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छा वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं से बनी कोशिकाओं कैपिलरी का एक गुच्छ है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका द्वारा ले जाया जाता है। वृक्क में जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं होती हैं उनमें से एक वृक्क नलिका का चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से अनेकों वृक्क नलिकाएं जिन्हें हम उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं आपस में मिलकर रक्त की सफाई करती हैं और उत्सर्जन का कार्य करती हैं। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मैलपीघिकाय अथवा वृक्क कणिका कार्पसल बनाते हैं। बोमेन संपुट से एक अतिकुंडलित समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अतिकुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रोण में खुलती हैं। वृक्काणु की वृक्क कणिका समीपस्थ संवलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के बलकुट भाग में जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को बलकुटीय वृक्काणु
कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे होते हैं। इन्हें संदिग्ध मध्यांश वृक्काणु जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती हैं, जिसे परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती हैं। बलकुटीय वृक्काणु में वसा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक ह्रासित होती है। मूत्र निर्माण। अब हम देखेंगे वृक्क द्वारा खून की सफाई करके मूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण, स्रावण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होते हैं। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिली रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकलने वाले रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की केशिकाओं का रक्तदाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये 3 परतें गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली बोमेन संपुट की उपकला केशिकाएं पदाणु पोडोसाइट कहलाती हैं, जो इस प्रकार से विन्यसित होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे प्रानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदन की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर GFR कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिली प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसान गुच्छ केशिकाओं को रेनिन के स्रावण के सक्रिय कार्य द्वारा होता है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जाता है कि 99% निस्यंद को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः शोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। उदाहरण निस्यंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनर्शोषण कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्शोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं
निस्संद में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। नलिकाकार स्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। हम लोगों ने वृक्क नलिका के संरचना और कार्यों को देख लिया है। अब उसके विभिन्न भागों के कार्य के बारे में समझेंगे। समीपस्थ संवलित नलिका। यह नलिका सरल घनाकार ब्रुश वार्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनः शोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% विद्युत अपघट्ट और जल का पुनः शोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन आयन और अमोनिया आयनों का निस्संदन में स्रवण और बाइकार्बोनेट आयन का पुनर्शोषण करती है। हेनले लूप। आरोही भुजा में न्यूनतम पुनः शोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराली काशी तरल की प्रासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम होती है, परंतु वैद्युत अपघट्ट के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्संद को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम होती है, लेकिन वैद्युत अपघट्ट का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्संद ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे वैद्युत अपघट्ट के मध्यांश तरल में जाने से निस्संद तनु होता जाता है। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों का कार्य चित्रों द्वारा आपके सामने दिखाया जा रहा है। इस चित्र के द्वारा वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। दूरस्थ संवलित नलिका DCT। विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम आयन और जल का कुछ पुनः शोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनर्शोषण और हाइड्रोजन आयन तथा पोटेशियम आयन और अमोनिया का चयनात्मक स्रवण करती है। संग्रह नलिका। यह लंबी नलिका वृक्क के बलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की प्रासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन के चयनात्मक स्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। निस्संद क्षनित को सांद्रण करने की क्रियाविधि। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्संद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच की नज़दीकी तथा उसमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश मिडलरी इंटरस्टिशियम के प्रासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती हैं। प्रासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि बलकुट की ओर 300 मॉस पर लीटर से
आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 मॉस पर लीटर। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। मूत्र का सांद्रण निम्नलिखित चित्र द्वारा भी दिखाया गया है, जिसे देखकर आप लोग समझ सकते हैं। NaCl का परिवहन आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनिमित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दिया जाता है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश में अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाशी प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद का सांद्रण करती है। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है। वृक्कों की क्रियाविधि का नियमन। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि, संदिग्ध गुच्छ उपकरण JGA और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित प्रासरण ग्राहियां रक्त आयतन, शरीर तरल आयतन और आयतनी सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रियण होती हैं। शरीर से कुछ मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिसे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वेसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। ADH नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनर्शोषण को सुगम बनाता है और मूत्र लता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि प्रासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए ADH के स्रावण को निरोध करती है। ADH वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है और रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है और इससे GFR बढ़ जाता है। JGA की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्त दाब, GFR में गिरावट से JG कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती हैं। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एंजियोटेंसिन द्वितीय में बदल देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्ण वेसोकंस्ट्रिक्टर है, जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा GFR को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क बलकुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका में दूरस्थ भाग में सोडियम आयन तथा जल का पुनर्शोषण होता है। इससे भी रक्तदाब तथा GFR में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के अलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से अलिंदीय नेट्रियरेटिक कारक ANF स्रावित होता है। ANF से वाहिका विस्फारण, रक्त वाहिकाओं का विस्फारण,
होता है, जिससे रक्त दाब कम हो जाता है। इस प्रकार से ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रक का काम करता है। मूत्रण। अब हम जानेंगे मूत्रण क्या है। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशयी अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाता है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय, pH लगभग 6 होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने को कुछ सक्रिय जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति, कीटोन्यूरिया, मधुमेह, डायबिटीज के लक्षण हैं। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि उत्सर्जन के लिए मुख्य वृक्क होते हैं जो उत्सर्जन करते हैं, लेकिन वृक्क के अलावा भी अन्य अंग होते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं। वृक्कों के अलावा फुफ्फुस, यकृत और त्वचा भी उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 200 मिली प्रति मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है, जिसमें बाइलीरुबिन, बाइलीबिरडिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तेल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। श्वेत ग्रंथियों द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है, जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है, लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तेल ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती हैं। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। वृक्क विकृतियाँ। अब हम जानेंगे कि वृक्क या गुर्दे में कौन कौन से कमी या रोग या विकृतियाँ होने की संभावना होती है। वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरीमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। यह एक पात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस रक्त अपोहन द्वारा होता है। रक्त अपोहन हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी को धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है।
जिसे कृत्रिम ब्रिक कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह ऐसे दरों से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली से अपोहनी दरों में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी दरों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। ब्रिक की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय ब्रिक प्रत्यारोपण है। ब्रिक प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील ब्रिक का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ाती है। रीनल कैलकलाई ब्रिक में बनी पथरी या अघुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे ऑक्जेलेट आदि हो जाते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गुच्छ शोथ ब्रिक के गुच्छ शोथ की प्रदाहकता, मतलब इसमें जलन होती है इस रोग में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की नई वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।